सभी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने वाले भाइयों को और सभी छात्रों को, पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेट कब आएगी कब नहीं आएगी, कौन सा नोटिफिकेशन है, आप लोग को ध्यान से देखना चाहिए। और आप खुद रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, देख लिया करिए। ये सब तो आपको आना चाहिए क्योंकि आप मोबाइल के और नेट के दोनों के संपर्क में हैं। फिर भी मैंने बताया था। तो आज हम बताएंगे कि जो CBT-1 है, जो पहला पेपर होना है वो, और जो दूसरा पेपर होना है वो। पहले वाले में 30 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, दूसरे वाले में 35 आएंगे। और आपकी जो माइनस मार्किंग है ऑन ईच क्वेश्चन वो 1/3 है। तो ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि गलत हुआ तो नंबर ज़्यादा कट जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे उसके पहले थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन किस पोर्शन से लगभग आता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से पोर्शन से लगभग कितना क्वेश्चन आता है। पहले ये थोड़ा जानेंगे और किन किन चैप्टर्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है कि जहाँ से हम नंबर गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में क्या क्या आएगा? अभी आपके नंबर सिस्टम में आएगा AP, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, ये है समांतर श्रेणी। ऐसे GP बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी। और है HP, इसे बोलेंगे हम हरात्मक श्रेणी। HP ना के बराबर आता है, इसलिए आप पढ़ो या ना पढ़ो इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेंगे कि अगर बाय द वे क्वेश्चन आए तो कुछ छूटे ना। तो ये तो दोनों पक्का आते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस पे क्या होगा ये आता है। फिर आता है रिमाइंडर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। पहले जो रिमाइंडर थ्योरम आती थी वो सिंपल वाली आती थी। रेलवे में जो रिमाइंडर थ्योरम आती थी वो सिंपल वाली आती थी कि इससे डिवाइड करने पर इतना शेषफल आ रहा है, यदि उसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर दे तो शेषफल कितना आएगा, ऐसे आता था। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गया है। चेंज होने का कारण भी है 2014 के बाद से जो CGL के पेपर हुए हैं, या तो लेट रिजल्ट आए हैं या कोर्ट केस हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से SSC और अन्य एग्ज़ाम पे इफेक्ट पड़ा है। तो वो सभी लोग किधर भाग आए हैं, वो सभी लोग रेलवे भी देना स्टार्ट कर दिए। और इससे क्या हुआ, भीड़ बढ़ गई। और इस भीड़ बढ़ने की वजह से पेपर अब थोड़ा टफ हो गया। तो आपको थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ाई करनी है कि अगर पेपर हो तो आप सबको टक्कर दे सकें, इस हिसाब से भी पढ़ना है। यूनिट डिजिट तो इजी है। रिमाइंडर थ्योरम में अब वो क्वेश्चन नहीं आते जो पहले आते थे, अब थोड़ा चेंज आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? वो क्वेश्चन आते हैं जो SSC को मेंस तक टच करते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो इसको हम लोग एकदम डीपली पढ़ लेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में अभी तक जो रेलवे में क्वेश्चन आते थे, डेसिमल वाला आता था जी 1/3 + 1/4 + 1/8 या 1+, ऐसे क्वेश्चन आते थे। 1 + 1 + 1/3/1 + 2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे सॉल्व करते थे। तो अब वो सब नहीं आता है। अब इसके आगे फ्रैक्शन में उन्होंने डेसिमल और फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 12 डेसिमल। अब इस पर भी क्वेश्चन 1-2 आया हुआ है, तो वो आपको हम कराएंगे। देखिए कौन ये क्वेश्चन आया हुआ है। HCF LCM, ये भी पहले इजी आते थे। 15, 16, 20 का LCM HCF क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि 3 लोग सर्किल पर दौड़ रहे हैं। पहला वाला व्यक्ति एक सर्किल को 3 सेकंड में कंप्लीट करता है, दूसरा वाला व्यक्ति 4 सेकंड में कंप्लीट करता है, और तीसरा वाला व्यक्ति 6 सेकंड में कंप्लीट करता है। यदि वो एक साथ दौड़ना स्टार्ट करें तो अगली बार वो एक ही बिंदु पर कितने चक्कर बाद मिलेंगे, या दोनों अपोजिट दौड़ना स्टार्ट करें। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा लेवल चेंज हुआ है, तो हम लोग लेवल के हिसाब से भी पढ़ाई करेंगे। ये हो गए अलजेब्रा। अलजेब्रा का भी लेवल थोड़ा अप हुआ है, तो हम लोग पूरा अलजेब्रा करेंगे कि जिससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। मेंसुरेशन में जो 2D है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन इजी आते थे रेलवे में अभी तक, लेकिन पिछले जो पेपर हुए हैं वो देख लीजिए, और उसके पहले जो पेपर हुए थे वो, ये सब मैं पूरा पेपर कंपैरिजन करके बनाया हूँ। कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं, लेवल क्या है, कैसे पढ़ना है। स्ट्रेटजी अगर आपकी सही होगी, सिलेक्शन तभी होगा। क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं है कि आप केवल यूट्यूब पे
वीडियो देख लिए, पढ़ाई कंप्लीट हो गई। पढ़ाई एक तपस्या है जो कि करनी पड़ेगी, और अगर इसमें आप पास हो गए तब नौकरी मिलेगी। भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। मेंसुरेशन पे आते हैं। क्षेत्र मिति एक 2D होता है जिसमें लोग एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। 3D में आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम। इसमें भी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। फिर ज्योमेट्री अभी तक की अगर बात करें, जो रेलवे 2017 के पहले होता था मैक्सिमम, उनमें ये पोर्शन कम आते थे। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, DI आता था, लेकिन ये पोर्शन क्या होते थे, कम आते थे। अब क्या कर दिए, अब एडवांस मैथ का और अर्थमेटिक का, अंकगणित का, दोनों का पोर्शन बराबर कर दिए लगभग, या कभी एडवांस ज़्यादा आ जा रहा है या कभी अर्थमेटिक ज़्यादा आ जा रहा है, दोनों बात है। तो हमको उस हिसाब से इसको भी पढ़ना है। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे SSC के लेवल की, जिससे कुछ फंसे ना। इसको भी उसी टाइप से पढ़नी है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये है। DI में डाटा इंटरप्रिटेशन में 2 चीज़ देता है वो, अधिकतर जो दिया गया है अभी तक, वो या तो पाई चार्ट दिया है और या तो टेबल दिया है बना के। या तो क्या दिया है, पाई चार्ट, या तो क्या दिया है, टेबल। तो अगर DI आती है आपके एग्ज़ाम में तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन DI में होंगे, वो आपके आराम से हो जाएंगे। और ये DI आपको तब आएगी, ये वाली DI आपको तब आएगी जब आपकी अर्थमेटिक तैयार हो गई। अर्थमेटिक मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंट, रेशियो, ये सबसे ज़्यादा तब आएगा जब आपका रेशियो एकदम मजबूत हो। रेशियो और प्रपोर्शन क्या हो, मजबूत हो। तो रेशियो और प्रपोर्शन मैंने अपने YouTube चैनल पे लगभग अभी तक 14 से 15 क्लासेस अपलोड की हैं, केवल थ्योरी की, और इसके बाद क्वेश्चन की लगभग 8 से 10 क्लासेस हो जाएंगी। तो अगर आप वो पूरा पढ़ लेंगे तो रेशियो ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे रेशियो आता ही नहीं है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, आप ये ध्यान दें। ये वाला पोर्शन आने के लिए आपको रेशियो और प्रपोर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे जाके एक एक लेक्चर आप ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद उससे संबंधित प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन आप कर लें। जब ये ख़त्म हो जाए तो थोड़ा और अच्छे लेवल वाला क्वेश्चन लगाइए। आप SSC का क्वेश्चन लगाइए, PT का लगाइए, मेंस का लगाइए, फिर जाके एकदम कंफर्म हो जाएगा। नौकरी पानी है तो आपको तपस्या करनी ही पड़ेगी, वरना नौकरी कहाँ मिल रही है आजकल। एक तो वैकेंसी नहीं आ रही, दूसरे कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है। तो पहली बात तो हम लोग ये मनाएं कि टेंडरिंग हो जाए और वैकेंसी आ जाए, पेपर हो। लेट्स बी होप कि ऐसा हो जाए, लेकिन तब तक जुटे रहिए। पढ़ाई अगर आप छोड़ देंगे तो लोगों से पीछे हो जाएंगे। हमको पढ़ाई इसलिए लगातार करनी है कि जो व्यक्तियों की तैयारी हो चुकी है, और अगर आप लोग की तैयारी नहीं हुई है तो आप और उनमें, तो आप में और उनमें बहुत डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की भरपाई इसी टाइम हो सकती है। क्योंकि अगर पेपर आ गया तो हड़बड़ाहट में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक एक चीज़ कंफर्म करते जाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, सब कुछ आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं आएगा। जो लोग 0 से स्टार्ट किए हैं वो भी बहुत बड़े अधिकारी बने, वो आप तो कुछ तो प्लस में हो। यहाँ पे आते हैं, रेशियो और प्रपोर्शन में की क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। वो सारे SSC लेवल के हैं। दोबारा इसमें पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं पढ़ाएंगे। परसेंटेज में अब एक क्वेश्चन और ऐड करने लगा, टैक्स का। टैक्स के उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है इनकम टैक्स का और एक आता है सेल टैक्स का। तो दोनों क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। यह भी सारे नए टाइप ऐड हो रहे हैं। अभी तक प्रॉफिट लॉस परसेंट के जो क्वेश्चन आपके यहाँ आते थे उसमें डिस्काउंट नहीं आता था। पिछले 2 साल तक डिस्काउंट नहीं आया था, लेकिन अब पेपर में डिस्काउंट के एक क्वेश्चन ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब क्या हुआ, रेलवे चेंजेस कर रहा है। और रेलवे में जो व्यक्ति पहले एग्जाम देते थे, जो अब देते हैं, अब जो क्राउड बढ़ा है वो BTech MTech वाले सब आ रहे हैं, और आप लोग आ ही रहे हैं। तो भीड़ बढ़ी है, इसलिए टेक्निकल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और क्वेश्चन टेक्निकल होगा तो टफ हो जाएगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और उसके साथ जोश भी होना चाहिए, तब जाके होगा। यहाँ पे आते हैं SICI। अगर आपको प्रॉफिट लॉस आ गया तो SICI आ जाएगा, क्योंकि ये SICI प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। जब आपको हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे पार्ट कैसे है। अगर आपको प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट आता है,
तो SICI आती है। केवल थोड़ा सा सोच बदल देनी, अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगर आपको ये पहला चैप्टर तैयार है, पहला वाला रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो इसमें भी आसानी हो जाएगी, इसमें भी आसानी हो जाएगी, SICI में भी आसानी हो जाएगी। टाइम एंड वर्क इज रेशियो प्रपोर्शन है ही और कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क क्या है? रेशियो प्रपोर्शन। अब आपका जो सिलेबस में दिया टाइम एंड वर्क, इसके साथ पाइप एंड सिस्टर्न भी पूछता है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस है, जिसमें ट्रेन और बोट सब आ जाएगी। और उसके बाद सिलेबस में लिखा है ETC। ETC का मतलब होता है जो जर्नल मैथ होती है पूरी पूछी जाएगी, कोई चैप्टर छोड़ा नहीं गया। तो आपको उसी टाइप से तैयारी करनी है कि कोई चैप्टर छोड़ा ना जाए और सब कुछ आपका तैयार हो जाए। अब देखिए, हम लोग अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन है। देखिए, नंबर सिस्टम से आया है 2 से 3 क्वेश्चन। आपके नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आए, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? AP थी, GP थी। HP ना के बराबर है। HP को अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे पूरा, केवल आप पढ़ते रहिए। यूनिट डिजिट ये पढ़ेंगे पूरा, रिमाइंडर थ्योरम ये पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें टॉपिक कितने? 1 2 3 4 और 1 5। क्वेश्चन कितना आ रहा है? 2 से 3, मतलब हर से एक एक क्वेश्चन आएगा। और आपको इसलिए टॉपिक अच्छे से तैयार होना चाहिए, कोई क्वेश्चन छूटे ना। 4 5 5 क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 2 3 2.5, एवरेज कितना है? आधे का। तो आपको हर चीज़ सही से पढ़नी पड़ेगी। डेसिमल और फ्रैक्शन में आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आता है इस पर। एक क्वेश्चन इस समय बार और डेसिमल का जोड़ रहे हैं लोग, जो SSC में कई बार पूछा गया है, तो वो हम लोग देखेंगे। अलजेब्रा से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा अच्छे लेवल वाला पढ़ लेंगे, पूरा अलजेब्रा आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। लेकिन आप अगर हमारे कहे हुए तरीके से पढ़ेंगे तो। HCF LCM की बात करते हैं, इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 से 3। वो किस टाइप के आएंगे? सारे टाइप में करवा दूंगा, उसमें भी नो प्रॉब्लम आएगी। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये मिलाकर के तीनों में से जो आपका CBT 1 है, जो पहला पेपर होना है, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। पहले वाले पेपर में एडवांस लगभग 15 से 20 आएगा, और ये 10 से 12 आ जाएगा। मतलब अगर 15 एवरेज माने तो 3 से 4 क्वेश्चन हर चैप्टर से होंगे एडवांस में। अगर ये पोर्शन इधर बढ़ जाता है, अगर अर्थमेटिक 15 से 20 हो जाए तो ये 12 हो जाएगा, तो इधर 3-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये रेशियो बना रह सकता है कि कभी एडवांस ज़्यादा होगी, कभी अर्थमेटिक ज़्यादा होगी। इसलिए आपको एडवांस भी पूरी पढ़नी है और अर्थमेटिक भी पूरी पढ़नी है। कोई ज़्यादा है या कोई कम आए, इससे आपको कोई मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन होने ही चाहिए बस। डाटा इंटरप्रिटेशन ये आपको आ जाएगा अगर आपने ये सारे चैप्टर खत्म कर लिए। डाटा इंटरप्रिटेशन अपने आप तैयार, कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, केवल आपको देखना है, सीधे टिक करते हुए जाना। इतनी बात सबको समझ में आ रही? और इससे लगभग अगर एक DI आई है आपके एग्जाम में, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके उसी से हो जाएंगे। तो DI आए ये ज़्यादा अच्छा है। रेशियो के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जो रेशियो पहले आता था वो रेशियो नहीं आता है, रेशियो का थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ आता है। परसेंटेज में टैक्स जोड़ दिया, प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट जोड़ दिया, उसका अलग क्वेश्चन आएगा। SICI के भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। तो किसी चैप्टर से अगर कम क्वेश्चन आता है या किसी के चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप केवल इसलिए वो चैप्टर नहीं छोड़ सकते कि क्वेश्चन कम आता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन की सीढ़ी 70 नंबर के ऊपर से बढ़ जाती है। 70 से 75 अगर आएगा तो आगे कुछ काम होगा, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो CBT 1 वाले में देखना, जो CBT 1 वाले में क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे, लेकिन CBT 2 वाले में क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे। तो हम लोग CBT 1 और CBT 2 अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों चीज़ हम लोग अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? हम लोग एक ही बार में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, एक बार में CBT 1 CBT 2 दोनों ख़त्म, कि उसके ऊपर कोई लेवल ना बचे। और जो RRB NTPC की क्लास हम ले रहे हैं, उसमें ऐसे दिया होगा लेक्चर नंबर 1 पहला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, ऐसे चलते जाएगा। अगर
आया लेक्चर नंबर 500 तो लेक्चर नंबर 500 ही लिखा जाएगा, वो सीरियल वाइज होगा, इसलिए आपको कुछ ढूंढना नहीं है, सीधे क्लिक करना है, लेक्चर 1 से पढ़ते हुए जाना है। और पढ़ाई कैसे करें ये बहुत, अब बात आती है कि पढ़ाई कैसे की जाए। तो देखिए पढ़ाई आपको ऐसे करनी है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप आपका जो टारगेट है उससे ही पढ़ाई करेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी से रिलेटेड जो वीडियो होंगे वही देखिएगा। जैसे हमने आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया तो वो वीडियो आपको देखनी, दूसरे वीडियो अभी मत देखिएगा। नहीं पता लगा, आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन का वीडियो नंबर 10 देख लिया जो एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ाया गया है, हवा नहीं लगेगी कुछ और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो पढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका करने का यही है कि आप कैसे पढ़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो आरआरबी एनटीपीसी के वीडियो अपलोड किए गए हैं, वीडियो नंबर 1 सिलेबस समझिए, वीडियो नंबर 2 आपको मैंने बताया क्वेश्चन कितने कितने आते हैं, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, ऐसे देखते जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले आपको रिलेटेड वीडियो देखने हैं दोबारा, नंबर 2। फिर वीडियो एक बार रिवीजन करना है, एक बार और देखना है वीडियो। जब आप वीडियो को दोबारा देखें तो इसी के साथ नोट्स बनाते चलें कि पॉइंट क्या क्या दिया था। आप एक कॉपी खरीद लीजिए, उस पर पहले वीडियो के नोट्स बनाइए, दूसरे वीडियो के नोट्स बनाइए, तीसरे वीडियो के नोट्स बनाइए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद ये बात नंबर 1 हो गई, ये बात नंबर हो गई 2। नोट्स जब बन जाए तो बात नंबर 3, रेलवे के जो पेपर हुए हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर, दूसरे और पेपर मत लगाइएगा, जो रेलवे के पेपर हो चुके हैं आज तक, 2000 से 2005 से लेके आज तक या 2010 से लेके आज तक, उसके सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। जैसे आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन इसमें पढ़ लिया तो रेशियो और प्रपोर्शन के सारे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर के लगाते चलिए। जैसे वो एक बार लग जाए तो आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन टफ मिले उसको भी नोट्स में आप नोट कर लीजिए। ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन टफ मिले उसको भी आप नोट में नोट्स कर लीजिए। उसको जब नोट करेंगे तो अब दोबारा क्या करना है, अभी इसका एक बार और रिवीजन करना है। किसका? इसका। जो आप क्वेश्चन लिखे हैं उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए। इतना रिवीजन आप कर लिए। इसके बाद 4th नंबर पे आपको क्या करना है, 4th नंबर पे आपको एसएससी सीजीएल के पेपर उठाने हैं, वो चाहे प्री के हो और फिर चाहे मेंस के हो। नंबर 4 में आपको क्या करना है, नंबर 4 में आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं। जो एसएससी सीजीएल के पुराने सालों में पेपर हो चुके हैं वो आप उठाइए, ठीक। और वो लगाने के पहले हमारे YouTube या आपके YouTube चैनल पे जिस पे आप पढ़ रहे हैं उस पे एसएससी सीजीएल के जो टॉपिक हैं वो बेसिक टू टॉप पढ़ाए गए हैं। ये पेपर लगाने के पहले आपने इतना काम कर लिया, ये पेपर लगाने के पहले वो सारे वीडियो आप एक बार पूरा देख डालिए, पूरे एक बार वीडियो देख डालिए। और वो देखने के बाद ये क्वेश्चन आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और जब ये पूरा हो जाए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा किसी एक टॉपिक पे। किसी एक टॉपिक पे क्या हुआ, पूरा नोट्स तैयार हो गया। समझ लीजिए आपका पहला टॉपिक हो गया, इस तरीके से आपने पूरा पढ़ लिया पहला टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक भी इसी तरीके से पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। और जब सारे टॉपिक आपके ख़त्म हो जाएं, क्या हो जाए, ख़त्म, सैटरडे संडे हो सकता है हम क्लास अपलोड ना कर पाएँ, तो आप लोग क्या करेंगे, सैटरडे संडे ये सब जो पढ़ें वो रिवीजन कर लें, अपना नोट्स खोलें, रिवीजन कर लें, क्योंकि वीडियो तब तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप एक दिन में इतनी सारी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आप अपना नोट्स खोलिए, रिवीजन करिए। आप देखिएगा 110% मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये फॉलो करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने कहा, आपने शुरू कर दिया, फिर अगले हफ्ते आपने बंद कर दिया। किसी भी चीज़ को छपाने के लिए लगातार मेहनत की ज़रूरत है, एक बार मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी भी चीज़ पर लगातार मेहनत करेंगे, मैथ पर आप लगातार मेहनत करिए, देखिए मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश पर मेहनत करिए, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब क्या करना है, जब सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपको केवल पेपर लगाने, बस आप टेस्ट पेपर ले लीजिए। ये सब जैसे सब सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, सारे वीडियो कंप्लीट हो गए, आप पेपर ले लीजिए, टेस्ट पेपर, और वो केवल लगाना स्टार्ट करिए। 1 घंटे में लगाइए, 1.5 घंटे में लगाइए, और फिर वो टेस्ट पेपर लगाते जाइए। फिर लगभग 20 से 25 दिन बाद आप टाइमिंग लगाइए, पेपर लगाइए और टाइमिंग देखिए। तो पहली बार हो सकता है आप पेपर 1 घंटे 20 मिनट में लग जाए, अगली बार जब आप लगाएंगे तो अब आप टाइमिंग लगाते हुए पेपर लगाते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पेपर 90 मिनट में होना है वो पेपर गारंटी 80 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 मिनट का टाइम भी मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। लेकिन जो सारी चीज़ें मैंने आपको इस 20 मिनट के अंदर बता दी हैं, ये करने में सही आपको ना 1 साल लगेंगे, अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो। अगर ऐसी पढ़ाई की है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसको आपको हम 100% बता रहे हैं। ये चीज़ें मैंने भी की है अपने साथ, और आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आप नौकरी पाएँ, इसके लिए आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर आप आज पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर आप आज नहीं पढ़ेंगे, आज के 2 साल बाद पढ़ेंगे, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं होगा, आप ये जान लीजिए। किसी भी व्यक्ति की जो मोटिवेशनल स्टोरी होती है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। वो इसलिए आदमी देखता है कि उसने जो गलतियां की हैं और उसने जो गलतियां की हैं, जो उसने गलती की, उसकी वजह से उसको सिलेक्शन लेने में ज़्यादा टाइम। इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं कि इस इतिहास में की गई गलतियां को दोबारा ना दोहराई जाए। हम हिंदी साहित्य की कविताएं इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको पेपर देके केवल अच्छे नंबर से पास होना है। हिंदी साहित्य की कविताएं हम 9th 10th में इसलिए पढ़ते थे, 11th 12th में इसलिए पढ़ते थे, उससे ली गई सीख हमारे जीवन में आए। तो आप ये याद रखिए कि आपको कैसे सीखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग आगे आते हैं। अब आपको कौन सा टॉपिक हम पढ़ाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से। आरआरबी एनटीपीसी में टाइम एंड वर्क से स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम एंड डिस्टेंस। ऐसे एक कविता है इसी के साथ में, सुमित्रानंदन पंत की। उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को। अब यहाँ पर नर होने का मतलब ये नहीं कि आप नर हैं, नर का मतलब ये नहीं कि आप पुरुष हैं। यहाँ पर नर का मतलब है, नर वही व्यक्ति है जिसके अंदर धैर्य है, साहस है, और जो अपने काम में लेट नहीं करता, वो नर है। उन्होंने लिखा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। अगर तुम नर वास्तव में हो, ये सारी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, अपने आप को नर मानते हो, तो कुछ तो करो, कुछ अपने लिए करो, कुछ देश के लिए करो। ठीक, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर इस जग में रहना है तो कुछ नाम करो। और ये समझो, फिर आगे क्या बोला है, ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो इसको ये व्यर्थ न हो। कह रहे ये जन्म किस लिए हुआ है, इसका अर्थ तो समझो। क्या इसलिए हुआ है कि आप आज एक क्लास पढ़े, कल थोड़ा ढीले पड़ गए, नहीं पढ़े, परसों पढ़े, फिर आपके अंदर लेजीनेस आ गया, फिर नहीं पढ़े? क्या इसीलिए हुआ है? कह रहे हैं ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, इसका अर्थ तो समझो कि क्यों जन्म क्यों हुआ है, समझो इसको ये व्यर्थ न हो। फिर आगे बोला है, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। अपने इस तन को कुछ उपयुक्त बनाइए। आलस्य करने के लिए तन नहीं मिला है, काम करने के लिए मिला है। अगर आप ये सब नहीं हो तो फिर जानवर हो। तो नर हो
ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये किसने कहा? ये सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि आप सिद्ध करोगे आप न। ये सब जो कविताएं इसलिए पढ़ाई गई थी कि इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, उनसे सीख लीजिए और आगे बढ़िए। तो हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क पे पढ़ना। टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ये दिया है। हमारे हिसाब से टाइम एंड वर्क ये चैप्टर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए टाइम वर्क एंड इफिशियंसी। समय कार्य एवं क्षमता पूरा होना चाहिए। पूरा बोला जाए तो अच्छा लगेगा। ये चैप्टर का नाम है टाइम वर्क एंड इफिशियंसी। टाइम को हम लोग डिनोट करेंगे टी से, वर्क को डिनोट करेंगे डब्ल्यू से, और इफिशियंसी को किससे डिनोट करेंगे? ई से। इसमें 3 फैक्टर हैं। कुल कितने फैक्टर हैं? 3, टी, डब्ल्यू और ई। अब टी, डब्ल्यू और ई का रिलेशन क्या है? अगर आप ये जान गए तो टाइम वर्क एंड इफिशियंसी सब खत्म। देखिए वर्क क्या होता है इसमें? वर्क बराबर होगा इफिशियंसी इंटू टाइम। सो क्या बोलेंगे? इफिशियंसी इंटू टाइम। ये हो जाएगा वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। वर्क मतलब कार्य। कोई भी कार्य किसके बराबर होता है? कार्य करने की क्षमता क्या है? और उस कार्य करने में लगा हुआ समय आपने कितना लिया। कह रहे हैं आपके कार्य करने की क्षमता क्या थी? अगर आप 1 घंटे में 2 कुंटल बोरी गेहूं साफ़ कर देते हैं, कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में 2 कुंटल बोरी साफ़ करने की व्यवस्था है, तो 2 घंटे में कितना करेंगे? 4। कार्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी इफ़िशियंसी डिपेंड करती है कि कार्य कितना ज़्यादा होगा, और टाइम भी डिपेंड करता है कि कार्य कितना ज़्यादा होगा। तो कार्य बराबर होता है इफ़िशियंसी इनटू टाइम। टाइम वर्क एंड इफिशियंसी। हमने आपको पढ़ाया वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम। यहाँ हो जाएगा W बराबर E इंटू टी। इंटू टी। अब इसके 3 फैक्टर है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला फैक्टर क्या है? कह रहे हैं W हमेशा E के क्या होता है? प्रोपोर्शनल, समानुपाती। कार्य बढ़ेगा अगर इफिशियंसी आप बढ़ा दो, कार्य घट जाएगा अगर इफिशियंसी घटा दो। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन ऐसा कब है? इसमें 3 चीज़ें हैं। हम यहाँ कितने चीज़ों की बात करें? 2। ऐसा तब होगा जब टी कांस्टेंट हो। टी क्या हो? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर हो। अगर समय 1 घंटा लग रहा है तो 1 ही घंटा हमेशा लगे, तो ऐसा है। समय यदि बराबर हो, यदि समय कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब होता है बराबर, यदि समय बराबर हो तो कार्य हमेशा इफिशियंसी के समानुपाती होगा। जैसे जैसे कार्य हम बढ़ाते जाएंगे इफिशियंसी बढ़नी चाहिए, या जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ाते जाएंगे कार्य अपने आप बढ़ना चाहिए। यह प्रैक्टिकल बात है। तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल ही पढ़ेंगे। दूसरा क्या बोला है? कह रहे हैं W इज़ प्रोपोर्शनल टू T। ये प्रोपोर्शनल है, इसको बोलते हैं समानुपाती। कार्य जो है समय के समानुपाती होता है। अगर 1 घंटे में आप 1 कार्य करते हैं तो 2 घंटे में कितना करेंगे? 2। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कार्य समय के समानुपाती तब होगा जब आपकी इफिशियंसी कांस्टेंट हो। इफिशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता जब आपकी क्या हो? स्थिर हो। तो W हमेशा T के क्या होगा? समानुपाती। अगर हम W बढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। कह रहे हैं समय ज़्यादा लगा
तो काम क्या होगा, ज़्यादा। समय कम लगा तो काम क्या होगा, कम। थर्ड चीज़ क्या है, देखिए E इज़ प्रोपोर्शनल टू, या टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू, ऐसे टाइम को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, E। ऐसे लिख लीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे लिखा है T इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/E, या E को इधर भेज दो, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/T। देखना ये कब है, ये तब है जब W कांस्टेंट है, जब कार्य आपका स्थिर हो, मतलब कार्य क्या हो, एक निश्चित हो। तो समय को उलट देंगे तो क्या आ जाएगी, क्षमता, या क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यदि समय को उलट देंगे तो क्या आ जाएगी, क्षमता, और क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, समय। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ना समझ में आई कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, हम दोबारा भेज देंगे। और आप लोग ये कोशिश करिए कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गरीब तबके के हैं या जिनको क्लासेस मुहैया नहीं हो पा रही, उन तक आप ये पहुँचाइए। ये ज़रूरी है, आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करिए। यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यहाँ से अगर हम करते हैं W/, इसको T को इधर भेज दो, T बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इफिशियंसी। कह रहे हैं इफिशियंसी कब आएगी, जब हम पूरे कार्य को टाइम से क्या कर दें, डिवाइड। यदि पूरे कार्य को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो इफिशियंसी डायरेक्ट आ जाएगी। इफिशियंसी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट। यहाँ से देखेंगे ये जो T है वो W के समानुपाती है। T इज़ प्रोपोर्शनल टू W, मैंने आपको बताया। अब देखना, अगर T आपको दे दी जाए, करें कोई व्यक्ति जो एक कार्य 12 दिन में और दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करता है, 12 दिन में और 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो टाइम है ये W के समानुपाती है कि नहीं, ये वाला टाइम और ये वाला भी टाइम क्या है, समानुपाती। पहला वाला भी समय W के समानुपाती है और दूसरा वाला भी समय W के क्या है, वो समानुपाती है। तो ये जो W है वो क्या है, वो बराबर है। कार्य हमेशा कितना होगा, जो पहला व्यक्ति करेगा भाई दूसरा व्यक्ति करेगा। तो कार्य अगर बराबर होगा टाइम के हिसाब से, तो अगर हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि टाइम W के समानुपाती है, टाइम का अगर एलसीएम ले लेंगे सीधे क्या आ जाएगा, सीधे आ जाएगा टोटल वर्क। इसका एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो W की वैल्यू सीधे कितनी आ गई, 60 आ गई। तो इसके आगे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।